नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और ठीक से तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील सिंह है। मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपीपीसीएस 2013 में चयनित हो चुका हूं। मेरी वर्तमान में नियुक्ति जिला पूर्त अधिकारी गाज़ियाबाद के रूप में है। इसके पहले पूर्व में 2009 में मेरा लेबर डिपार्टमेंट भी चयन हो चुका था। मेरा इतिहास और भूगोल मेरा सब्जेक्ट रहा है और चूँकि दोनों मेरे प्री सब्जेक्ट रहे हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूँ और चयनित होने के पहले मैं विद्यार्थियों के बीच में इलाहाबाद में रहकर पढ़ाने का अध्यापन का मैंने कार्य भी किया है। परंतु चूँकि अब उतना समय नहीं है कि मैं अपने पूर्व के कार्य को भी ठीक से कर सकूं और जॉब को ठीक से कर सकूं, इस क्रम में मैंने जो है यह निर्णय लिया है कि मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने जो कुछ मेरा अनुभव है, जो कुछ मेरा ज्ञान है, वो आपके सामने प्रस्तुत करूं। उम्मीद करता हूं कि इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आप सफलता के मार्ग में जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसमें यह सहायक के रूप में अपनी भूमिका अदा करेगा। क्योंकि मैं जानता हूं आप सभी लोग को पहले से ही कुछ नॉलेज है पढ़ने के तौर तरीके पर। हम कोशिश करते हैं, सीखते हैं कि शायद हो सकता है हमें कुछ नया कुछ देखने को मिले और हम चीज़ों को और बेहतर ढंग से देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इतिहास सब्जेक्ट के बारे में। और इतिहास के पूरे पोर्शन को हम लोग लगभग 70 से 80 वीडियो में देखेंगे, लेकिन शुरुआत आज हम लोग शुरुआत में करते हैं। तो इतिहास को हम लोग इसलिए ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में इतिहास से जुड़े हुए सवालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इतिहास हमें प्री, मेंस और इंटरव्यू सभी पोर्शनों में बराबर उसका महत्व रहता है। प्री में यूपीएससी में इतिहास के सवाल 15 से 20 क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं और यूपीपीसीएस में तो प्री और मेंस दोनों में ऑब्जेक्टिव होने की वजह से इतिहास के नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या अधिक रहती है। तो आइए हम लोग प्रयास करते हैं कि इतिहास को कितने आसानी से, सरल, सहज और ढंग से पढ़ते हैं, चीज़ों को अच्छे ढंग से समझते हैं और इतिहास की जो भ्रांतियाँ हैं उनको दूर करते हैं और प्रयास करते हैं एक सही तरीके से पढ़कर जल्दी जल्दी सफल होने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इतिहास चैप्टर। तो आइए सबसे पहले इतिहास, जब हम इतिहास के बारे में देखते हैं तो पहली बात देखते हैं कि इतिहास को अध्ययन के दृष्टिकोण से अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को 3 मेजर पार्टों में बांटा गया। ये देखिए 3 पार्ट जो हैं, एक को कहा जाता है प्राचीन काल, जिसको हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। दूसरे को कहा जाता है मध्यकाल, जिसको हम लोग मिडवल हिस्ट्री कहते हैं। और तीसरे हिस्से को कहा जाता है आधुनिक काल, जिसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। अब तो एक चौथा हिस्सा आने लगा है जिसको हम लोग कह जाते हैं स्वतंत्रता के बाद का काल। ये यूपीएससी में जुड़ गया है तो इसमें भी अब हमें अलग से मेहनत करने की ज़रूरत है। स्वतंत्रता के बाद लगभग 70-80 दशक तक, 90 के दशक तक, ग्लोबलाइजेशन तक, स्वतंत्रता के बाद का इतिहास, ये भी एक महत्वपूर्ण पोस्ट है जो कि इस समय यूपीएससी मेंस में पूछा जा रहा है और यूपीपीसीएस प्री और मेंस में भी कुछ सवाल इसके बाद के रहते हैं। तो हम लोग सभी हिस्से को देखेंगे। आइए प्राचीन काल को अगर हम लोग देखें तो बड़ा प्राचीन काल के हिस्से को हम लोग देखते हैं। तो प्राचीन काल में सबसे पहले देखते हैं पाषाण काल आता है। ये क्या है भी हम लोग देखेंगे, बस केवल हम लोग समझने पे आ रहे हैं। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम लोग वैदिक संस्कृति पढ़ते हैं। यहीं पर बीच में ताम्र पाषाण काल भी आता है। ये ताम्र पाषाण काल को हम इसलिए लेते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के पहले भी हो सकता है, बाद में भी है और उसके पैरेलल भी है। वैदिक संस्कृत के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो महाजनपद काल आता है। महाजनपद काल के साथ साथ हम लोग देखते हैं तो एक साथ पैरेलल बौद्ध और जैन धर्म का विकास होता है और उनका विस्तार भी होता है। इसके बाद हम लोग अगर जब देखते हैं तो आगे मौर्य काल, एक महान साम्राज्य का उदय होता है मौर्य काल का। मौर्य काल के बाद अगर हम लोग आगे देखते हैं तो इतिहास का एक महत्वपूर्ण कालखंड आता है मौर्योत्तर काल, जहाँ पर कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कुछ विदेशी राज्य शक, कुषाण, यमन इन सब के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। हम लोग इसको पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल के बाद एक गुप्त काल आता है
गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल आता है। और यही गुप्तोत्तर काल सामंतवादी काल होता है। इस समय पूरा जो साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में, क्षेत्रीय राज्यों में बढ़ जाता है। और वहाँ से आगे चल के जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो मध्यकाल में जब आएंगे तो इस्लाम का उदय, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, महमूद गजनबी का आक्रमण, मोहम्मद गोरी का आक्रमण, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना, फिर पूरा दिल्ली सल्तनत काल, मध्य, उसके बाद मुग़ल काल, फिर मुग़ल काल के बाद फिर मॉडर्न का हिस्सा। तो आइए हम लोग पहले प्राचीन इतिहास को देखते हैं। तो बड़ा सिंपल सा, मैं इसलिए आपको बता रहा था इस चीज़ को देखने के पहले आइए ज़रा हम इसको मैप में देखने का, मैंने कहा ना हम लोग पढ़ने का थोड़ा सा नज़रिया बदलेंगे, प्रयास करेंगे कुछ चीज़ें हम लोग इस तरह देखें जो इसके पहले ना देखा हो। तो जैसे कि हम लोग समझते हैं ये हम लोग एक रफ कार के रूप में देख रहे हैं ताकि हमको इतिहास में एक मोटे समझ डेवलप हो हमारे। अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो देखिए जो हमारा पहला पाषाण काल है, इसको हम लोग स्टोन एज कहते हैं। तो पाषाण काल एक ऐसा काल है जब मनुष्य पत्थरों के साथ रहता है, पत्थरों के साथ अपना उनका विकास होता है, पत्थर के औजार बनाता है, पत्थरों के घरों में रहता है, पत्थरों के बर्तनों में रहता है, में खाना खाता है। तो इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। चूँकि भारत में अगर हम देखें तो पत्थर हिमालय के क्षेत्र में है और प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में है। तो जो पाषाण काल का डेवलपमेंट होता है आप लोग पढ़ेंगे तो इन्हीं क्षेत्रों में पाषाण काल का हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे, जो ये पाषाण काल हमको नज़र आएगा। उसके बाद हम लोग का जो अगला काल सिंधु घाटी सभ्यता का काल है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नदी घाटी सभ्यता थी, पहली बार मैदानी भागों में डेवलपमेंट हुई थी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा हिस्सा जो पाकिस्तान और भारत में है, ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का डेवलपमेंट का क्षेत्र होता है। इतिहास एक विकास क्रम के साथ अगर हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए उसके बाद वैदिक संस्कृत में देखेंगे तो वैदिक संस्कृत में पहले हम लोग देखें तो गंगा यमुना के द्वाब का जो हिस्सा है, यानी ये जो हिस्सा गंगा यमुना के द्वाब का हिस्सा है, ये पहले पूर्व वैदिक ऋग वैदिक काल का हिस्सा रहता है। आगे चल के उत्तर वैदिक में हम लोग देखते हैं तो इसका विस्तार गंडक नदी और यहाँ पर नर्मदा तक हो जाता है उत्तर वैदिक काल में आके, यानी कि उत्तर वैदिक काल को हम लोग और आगे देखेंगे। मध्यकाल में आगे चल के जब देखेंगे तो महाजनपद में बहुत सारे 16 महाजनपद होते हैं। उन्हीं महाजनपदों में मौर्य साम्राज्य आगे बढ़ के आता है और उसके द्वारा एक साम्राज्य की स्थापना की जाती है, जो एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में पूरे भारत में लगभग देखा जाए तो दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में एक साम्राज्य की स्थापना होती है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। फिर मौर्य साम्राज्य अपने पराकाष्ठा पर रहता है। जब उसका पतन होता है तो मौर्योत्तर काल आता है, जिसमें यहाँ पर पश्चिम से कुछ आक्रमण होते हैं, यवनों के, कुषाणों के, पहलवों के, उनके द्वारा ये पश्चिम भारत के क्षेत्रों में कुछ राज्यों का निर्माण किया जाता है, कुछ उनके द्वारा सांस्कृतिक योगदान हमारे देश में किया जाता है। तो उसको हम लोग मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे। एक बार पुनः भारत को एक जोड़ने का प्रयास गुप्त काल में पाटलिपुत्र को राजधानी बना के किया जाता है, जो गुप्त काल का समय आता है। फिर अंततः फिर पूरा भारत कई छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग गुप्तोत्तर काल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं पाषाण काल वहीं डेवलपमेंट हुआ जहाँ पत्थर था। सिंधु घाटी सभ्यता चूँकि एग्रीकल्चर बेस्ड थी, व्यापार बेस्ड थी, तो वही हुई जहाँ पर बंदरगाह और एग्रीकल्चर लायक भूमि थी। उसके बाद वैदिक संस्कृत को देखते हैं हम लोग, पहले उत्तर पश्चिम में से देखते हैं इस क्षेत्रों में हुआ। उसके बाद फिर आगे हम लोग वैदिक में उत्तर वैदिक देखेंगे तो उसका विस्तार बिहार तक हुआ, फिर मौर्य काल का विस्तार। और इस तरह पूरे भारत को जब हम समझते हैं मैप वेस, तो हमें भारत के बारे में, इतिहास के बारे में समझने में मदद मिलती है। तो हम प्राचीन इतिहास का जो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम रहेगा पाषाण काल। पाषाण काल पढ़ने के पहले यहाँ पर चूँकि जो हम चैप्टर पढ़ने चलेंगे पाषाण काल के बारे में, तो हम समझ लें कि पाषाण काल में मानव का पत्थरों के साथ जो संबंध, यानी कि पत्थरों के घरों में रहना, पत्थरों के आवास बनाना, पत्थरों के औजारों का प्रयोग करना, पत्थरों के बर्तन बनाना, इस तरह से इस युग को पाषाण काल कहा गया है। और यह युग भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा कालखंड लिए हुए। अगर हम लोग देखें तो 5 लाख से लेकर लगभग 6000, अगर हम लोग देखा जाए तो 5 लाख से लेकर लगभग और देखा जाए तो 6000 वर्ष पूर्व तक
ये कालखंड पाषाण काल है और 6000 से लेकर वर्तमान तक में भारत का पूरा इतिहास है। तो मतलब पाषाण काल को हम लोग जितना आसानी से बहुत हल्के में लेते हैं इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पाषाण काल अपने आप में इतिहास का एक बहुत बड़ा कालखंड लिए है। तो इसको हम लोग पढ़ने के पहले ये देखते हैं कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का पहले भूगर्भिक इतिहास समझेंगे। क्योंकि हम एक शब्द देखेंगे कि मानव की धरती की उत्पत्ति टर्सरी युग की प्लायोसीन काल में हुई थी। तो यहाँ आपको दो शब्द मिलेंगे, एक टर्सरी युग, दूसरा प्लायोसीन काल। तो इसलिए पहले ये टर्सरी युग है क्या चीज़, ये प्लायोसीन क्या है, तब हम मानव की उत्पत्ति देखेंगे। फिर मानव की उत्पत्ति के द्वारा हम लोग देखेंगे रामापिथेकस मानव क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव क्या है, होमो हैबिलस मानव क्या है, जावा मानव क्या है, पेकिंग मानव क्या है, निएंडरथल मानव क्या था, क्रोमैग्नन मानव क्या था, उसके बाद आधुनिक होमो सेपियंस मानव। तो इस तरह से मानव के विकास की एक लंबी प्रक्रिया रही है इस चीज़ों को समझने के लिए। और चूँकि मानव में जो आधुनिक मानव होमो सेपियंस है ये उच्च पुरापाषाण काल में आता है, तो उसका संबंध यहाँ से होता है। तो हम लोग दोनों के एक साथ पूरे विकास के क्रम में देखेंगे। तो आइए हम लोग एक ऐसा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं जिसका मैं जहाँ तक मैं कहूँ डायरेक्ट संबंध तो इतिहास से नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट संबंध इतिहास से ज़रूर है। यानी भूगोल और इतिहास दोनों को हम लोग एक साथ मिक्सअप करने जा रहे हैं। और इस समय यूपी पीसीएस में से इससे महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा रहे हैं। कई पर्वतों के नाम दे देते हैं, किसकी उत्पत्ति कैसी हुई। तो काल विभाजन जो पृथ्वी का है, पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है, उसी की मदद से हम सबका जवाब दे पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पोर्शन को। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जो नाम है वैसे किताबों में नहीं मिलेगा, इसका नाम है भूगर्भिक इतिहास या भूगर्भिक काल। अब सवाल है किसका भूगर्भिक काल, तो पृथ्वी का भूगर्भिक काल। यानी पृथ्वी का भूगर्भिक काल एवं मानव की उत्पत्ति व विकास। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी का ये जो भूगर्भिक काल है, पूरे पहले हम लोग पृथ्वी को बेसिक चीज़ है, जैसे ये चैप्टर पूरा भूगोल का है, परंतु हम पहले समझेंगे कि पृथ्वी का जैसे एक मनुष्य की उम्र होती है उसको अलग अलग कालखंडों में बांटते हैं, उस तरह पृथ्वी की भी उम्र को हम लोगों ने पृथ्वी के रेडियो एक्टिव पदार्थों की बेस से, यूरेनियम डेटिंग बेस से हम लोगों ने पृथ्वी की आयु के बारे में पता लगाया है। तो इससे जानकारी मिली कि जो पृथ्वी हमारी है वो आपका 4.6 अरब वर्ष पूर्व है। आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी हमारी 4.6 अरब वर्ष पूर्व, कहीं कहीं 4.8 मिलता है, लगभग में 5 अरब भी किया जाता है। तो कोई भी डेटा रहे, आपको डेटा में परेशान नहीं होना है। कहीं पर 4.8 मिलेगा, कहीं पर 5 अरब वर्ष पूर्व मिलेगा। तो आपको ये चूँकि ये नियर अबाउट सब आपस में है कि पृथ्वी की जो औसत उम्र है वो लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व है। एग्जैक्ट 4.6 है, कहीं पे 4.8 भी मिलता है। तो 4.6 से लेकर अब तक पृथ्वी को की आयु को हम लोगों ने अलग अलग 3 हिस्सों में बांटा है। अगर देखा जाए उस हिस्सों को हम ये 3 पोर्शनों से समझ सकते हैं। सबसे बड़े कालखंड को हम लोग यहाँ पर महाकल्प कहा जाता है, इसको हम लोग इंग्लिश में ईरा कहते हैं। महाकल्प के अंदर जो है उसको हम लोग युग कहते हैं, इसको हम लोग इपोच कहते हैं। और उसके अंदर छोटे हिस्से को हम लोग कल्प या शक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पीरियड कहा जाता है। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी के एक बड़े कालखंड को हम लोग महाकल्प कहते हैं। एक महाकल्प के अंदर युग हो सकता है और एक युग के अंदर कई कल्प या शक हो सकते हैं। इस तरह से पूरे पृथ्वी को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, महाकल्प, युग, कल्प या शक, जिसको हम लोग ईरा, इपोच और पीरियड के नाम से जानते हैं। तो हम जब पृथ्वी को देखते हैं तो हम पूरे पृथ्वी के से लेकर उत्पत्ति से लेकर अब तक कुल 5 ईरा हैं। युगों की संख्या कुल 4 है और कल्प या शक को हम लोग अभी देखेंगे, इनकी संख्या भी हमारे जो है कल्प और शक जो है इनकी संख्या भी हम निकाल के देखते हैं, इनकी संख्याएं कितनी हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी को पहले हम लोग ईरा के अंदर इपोच, उसके अंदर हम लोग पीरियड में देखते हैं। और इसी में जब हम लोग एक देखते हैं जो मानव की ये जो उत्पत्ति हुई है, देखिए इसके बारे में कहा जाता है कि ये तृतीयक युग में,
ये तृतीयक युग के प्लायोसीन काल में, कल्प में। तो आप समझ सकते हैं ये जो युग है, 4 युग में से तृतीयक युग, टर्सरी युग, और ये कल्प में से ये जो प्लायोसीन कल्प है या शक है, इसी समय मानव पहली बार धरती पे आया था। उसके बाद मानव ने विकास किया। तो जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक हम लोग मानव की उत्पत्ति को, उसके विकास की प्रक्रिया को समझ नहीं पाएंगे। आइए सब लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास और उसमें क्या क्या विशेषताएँ रहीं। वैसे तो चैप्टर भूगोल का है, वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, परंतु हम लोग यहाँ पर बेसिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। बेसिक चीज़ों को हम लोग पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इस तरह आइए हम लोग देखते हैं पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास और उसके साथ साथ कब पृथ्वी के विकास, भूगर्भिक इतिहास के किस कालखंड में मानव की उत्पत्ति हुई और मानव का आगे चल के हम विकास क्रम देखेंगे। उसी विकास के बाद हम लोग आते हैं पाषाण काल, यानी कि पूरे भारत के इतिहास में आते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को हम लोग 3 बड़े भागों में ईरा, इपोच और पीरियड, यानी कि हम लोग महाकल्प, युग और कल्प या शक में बांट सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्री पैलियोजोइक ईरा। पृथ्वी का सबसे पुराना कालखंड जो है, इसको हम कहा जाता है प्री पैलियोजोइक ईरा, यानी महाकल्प। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तो पैलियोजोइक, प्री मतलब पहले, यानी पैलियोजोइक बेस ये था और इसके पहले वाले को प्री पैलियोजोइक कह दिया गया, क्योंकि मेन विशेषताएं यहीं से मिलती हैं पैलियोजोइक ईरा से। लेकिन इसके पहले वाले को हम प्री पैलियोजोइक, जहाँ पे कुछ छोटी मोटी विशेषताएं थी, कह देते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेसोजोइक ईरा, फिर सीनोजोइक ईरा, अंत में नियोजोइक ईरा। कई जगह पर नियोजोइक और सीनोजोइक को एक कर दिया गया, लेकिन उससे मतलब नहीं है आपको। तो इस तरह से हम पृथ्वी को 5 बड़े बड़े ईरा में बांटते हैं। प्री पैलियोजोइक ईरा, पैलियोजोइक ईरा, मेसोजोइक ईरा, सीनोजोइक ईरा और नियोजोइक ईरा। जैसे कि मैंने बताया है कि सबसे पहले महाकल्प होते हैं। ये सब महाकल्प यानी ईरा हैं, बड़े बड़े कालखंड हैं। इसके अंदर युग होता है और युग के अंदर कल्प या शक होता है। कल्प या शक जिसको हम लोग पीरियड कहते हैं, इपोज कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि शुरुआत यहाँ से होती है, बेस ये है। ये इसके पहले की घटना को 2 लाइनों में कह दिया गया था, प्री पैलियोजोइक ईरा। तो चूँकि ये पहला युग ये है, इसलिए इसको प्राथमिक युग कहा जाता है, प्राइमरी इपोज कहा जाता है। इसको द्वितीयक युग कहा जाता है, इसको तृतीयक युग कहा जाता है, टर्सरी, और इसको जो है क्वाटरनरी, चतुर्थक युग कहा जाता है। इस तरह से देखा जाए तो कुल ईरा यानी महाकल्प हमारे 5 हुए देखिए, और युग कुल 4 हुए। प्राथमिक युग, द्वितीयक युग, तृतीयक युग और चतुर्थक युग। मानव की जो उत्पत्ति है वो तृतीयक युग में होती है। इसका मतलब इसके पहले मानव की उत्पत्ति ही नहीं हुई। धरती पर पहली बार मानव की उत्पत्ति तृतीयक युग में होती है। और तृतीयक युग में कहाँ, तो वो हम लोग अभी आगे देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको इससे बताया है यहाँ पर कोई युग नहीं, यहाँ पर कोई युग नहीं है, इसलिए प्राथमिक युग की शुरुआत यहाँ होगी। मैंने आपसे बताया था कि जब युग है तो युग को हम लोग कल्प में बांटते हैं। तो जब हम लोग कल्प में बांटते हैं तो इस तरह से भी देखेंगे, हम लोग युग को हम लोग कल्प में बांटेंगे। तो जो वो पहला हमारा ईरा है, महाकल्प है, उसमें कोई युग नहीं है, परंतु कल्प 2 हैं। और वो 2 कल्प हैं कौन? एक आर्कियन और दूसरा प्री कैम्ब्रियन। इस तरह से देखा जाए तो प्री पैलियोजोइक जो हमारा ईरा है, महाकल्प, उसमें युग कोई नहीं है, परंतु कल्प उसमें 2 हैं, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन।
आइए पेलियोजोइक में आते हैं हम लोग। पेलियोजोइक में प्राथमिक युग कहा जाते हैं, और ये जो प्राथमिक युग है, यह प्राथमिक युग जो है कई कल्पों में बंटा हुआ है। हम लोग देखते हैं, पहला कैम्ब्रियन, दूसरा ओर्डोविशियन, तीसरा सिलुरियन, चौथा डियोनियन, पांचवा कार्बोनीफेरस, और अगला पर्मियन। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये जो प्राथमिक युग हमारा है, यानी पेलियोजोइक ईरा जो है, उसमें एक युग है, उसको प्राथमिक युग कहते हैं। और इस युग में कुल 6, देख लीजिए, कुल इसको हम लोग 6 कल्प या शकों में बांट देते हैं। हर एक कल्प, हर एक शक की अपनी अलग अलग विशेषता है, इनको हम लोग आगे चल के देखेंगे। उसके बाद आइए हम लोग मेसोजोइक युग में आते हैं। इस मेसोजोइक ईरा को हम लोग द्वितीयक युग में कहते हैं, और इसके 3 हिस्से हैं। देखिए, इसके मेसोजोइक युग के, मेसोजोइक ईरा के 3 हिस्से हैं। आइए उन 3 हिस्सों को हम लोग देखें। तो ये 3 हिस्से जो हैं, ये कहलाता है ट्रियासिक, ये कहलाता है जुरैसिक, और ये जो है आपका कहलाता है क्रिटेशियस। इस तरह से जो हमारा मेसोजोइक ईरा है, उसमें उसके युग को द्वितीयक युग कहते हैं, सेकेंडरी इपोज कहते हैं, और उसको 3 कल्प में, 3 पीरियड में बांट देते हैं, ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। आगे चलते हम लोग सिनोजोइक में आते हैं, तृतीयक युग में आते हैं। जब हम लोग तृतीयक युग में आते हैं, इसमें सबसे पहले पेलियोसीन, उसके बाद हम लोग देखते हैं इयोसीन, उसके बाद ओलिगोसीन, उसके बाद मायोसीन, और सबसे प्लायोसीन। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हम लोग तृतीयक युग को भी 5 अलग अलग कल्पों में बांट देते हैं, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। सबसे अंत का जो युग है वो चतुर्थक युग है। इस चतुर्थक युग के 2 हिस्से हैं, देखते हैं हम लोग आगे चल के अगर देखें। इस चतुर्थक युग के 2 हिस्से हैं। एक कहलाता है प्लीस्टोसीन काल, ये हिम युग था। इस समय बड़े यूरोप में 4 बड़े बड़े हिमयुग बहुत आए थे। उसके बाद उसको हम लोग गुंज, मेंडल, रिस और उर्म कहते थे। और ये आगे चल के हम लोग देखेंगे होलोसीन काल था, होलोसीन कल्प। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें और हम लोग कल्पों की संख्या देखें तो 2, 5, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 3, 11, 11, 5, 16, 16, 2, 18। इस तरह से अगर देखा जाए कुल कल्प की संख्या 18 है। तो हम इस तरह अगर समझें तो पूरे पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को हम बड़ा बड़ा महाकल्प, युग, कल्प या शक में बांटते हैं, जिनको 5 महाकल्प, 4 युग और 18 शक या 18 कल्प हैं। हर एक की अपनी अलग अलग विशेषता है। जब हम भूगोल में पढ़ते हैं तो इन सब की अलग अलग विशेषता है। उदाहरण के लिए मैं भी यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, केवल शॉर्ट में बताता हूँ। ये जो आर्कियन युग है, इस समय जीवन की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, केवल नीस और ग्रेनाइट की चट्टानें थी। जो प्री कैम्ब्रियन काल आता है, इस यानी कि ये जीवन रहित युग था, इसमें कोई जीवन नहीं था, ये जीवन रहित युग है अगर हम लोग शार्ट में देखें। और इसमें जीवन रहित युग के साथ साथ केवल नीस व ग्रेनाइट की चट्टानें थी यहाँ पर। आगे चल के जब हम कैम्ब्रियन काल में आते हैं, प्री कैम्ब्रियन काल में आते हैं, तो देखते हैं कि इस समय हमारे यहाँ पर अरावली और धारवाड़ चट्टानों का विकास होता है।
चट्टानों के क्रम का विकास इस समय होता है। तो धारवाड़ और अरावली चट्टानें जो हैं वो प्री कैम्ब्रियन काल की हैं। प्री कैम्ब्रियन काल में यद्यपि जीवन तो नहीं था, परंतु गर्म समुद्रों में से सूक्ष्म जीवों का विकास प्रारंभ हो गया था। स्थल भाग अभी भी जीवन से पूरी तरह से रहित था। कैम्ब्रियन काल में जब हम आते हैं, देखते हैं, तो कैम्ब्रियन काल में एक भारत में विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत की चट्टानें इस क्रम में हमको प्राप्त होती हैं कैम्ब्रियन काल में। इनके अलावा समुद्रों में, क्योंकि वहाँ पर मैंने कहा नहीं था, गर्म समुद्रों में सूक्ष्म जीवों का विकास होने लगा था, लेकिन कैम्ब्रियन काल में समुद्री घास का विकास होता है। समुद्री घास का विकास होता है और छोटी मोटी सूक्ष्म जीव जिसको माइक्रो सूक्ष्म जीव एवं वनस्पति का विकास प्रारंभ हो जाता है ये कैम्ब्रियन काल में। तो कैम्ब्रियन काल बहुत महत्वपूर्ण है। बस विंध्याचल पर्वत के साथ समुद्री घास और सूक्ष्म जीवों का पहली बार विकास होता है यहाँ पर इस समय हम देखते हैं तो बिना रीढ़ वाले सूक्ष्म जीवों का भी ये सभी विकास का क्रम है। इसमें बिना रीढ़ वाले सूक्ष्म जीवों का विकास हो जाता है। ओर्डोविशियन काल जब आता है तो यहाँ पर सागर जो है स्थलों के अंदर प्रवेश कर गया था। लगभग आधा अमेरिका ओर्डोविशियन काल में डूब गया था, परंतु कोई और ज़्यादा उपलब्धि इस काल की नहीं रही है। सिल्यूरियन काल में हम लोग आते हैं। सिल्यूरियन काल एक महत्वपूर्ण काल रहा है, क्योंकि पहली बार समुद्र में मछलियों का विकास सिल्यूरियन काल में होता है और यहीं पर पहली बार प्रवाल भित्तियों का विकास होता है। यानी प्रवाल भित्ति, जब कोरल रीफ्स हम आगे पढ़ेंगे भूगोल में तो वहाँ देखेंगे। और यहाँ पर जो है आपका सिल्यूरियन काल में रीढ़ वाले जीव, देखिए यहाँ बिना रीढ़ के जीव थे। यहाँ देखें तो यहाँ बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव हैं यहाँ पर। और सिल्यूरियन काल में जब आ जाएंगे तो रीढ़ की हड्डी वाले जीव सिल्यूरियन काल में होते, इसीलिए इसको एज ऑफ वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का युग कहा जाता है सिल्यूरियन काल को। और इसमें पहली बार मछली का विकास हुआ था। समुद्री मछली, छोटी छोटी मछलियाँ आई थी। उसके साथ प्रवाल भित्ति का विकास हुआ था। डियोनियन काल में जब हम लोग आएंगे, देखिए सब युग है, इनकी अलग अलग विशेषता है। जैसे ये कहलाता है रीढ़ की हड्डी वाला युग, यानी एज ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो ये एज ऑफ फिश कहलाता है, नहीं कि मत्स्य युग कहलाता है डियोनियन काल, क्योंकि इसमें शार्क मछली का विकास हुआ था। और शार्क मछली बड़े पैमाने पर एक बड़ी मछली है, उसकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसको एज ऑफ फिश यानी मत्स्य युग कहा जाता है डियोनियन काल को। और इसमें पहली बार उभयचरों की उत्पत्ति हुई थी। कार्बोनिफेरस काल जब आता है तो इस काल में जो उभयचर की उत्पत्ति तो यहाँ पर होती है, लेकिन आगे चलकर उभयचरों का जो विकास कार्बोनिफेरस काल में होता है, इसलिए इसको एज ऑफ एम्फीबियंस यानी कि हम लोग उभयचरों का युग कहा जाता है। तो इस तरह देखा जाए तो इस युग को कहा जाता है मत्स्य युग। ये मत्स्य युग है क्यों? क्योंकि शार्क मछली आ गई थी। ये कहलाता है उभयचर वर्ग, क्योंकि उभयचर वर्ग का युग है ये कार्बोनिफेरस वर्ग का युग, क्योंकि इस समय उभयचर जीव जंतु आ गए थे। इस समय पेड़ पौधे जो 40 फुट लंबे हुआ करते थे, यानी इस युग में जो पेड़ थे वो 40 फुट लंबे थे, और इस समय लगभग 100 फुट लंबे पेड़ आने लगे हैं। ये 100 फुट लंबे पेड़ जब भ्रंश घाटी के अंदर दब जाते हैं तो इस समय कोयले का निर्माण होता है कार्बोनिफेरस काल में। इस तरह से कोयले की निक्षेप सबसे पुराने कार्बोनिफेरस काल में, हम लोग जब भूगोल में पढ़ते हैं तो कोयला एक कोयले का प्रकार ही कार्बोनिफेरस टाइप का होता है, एक गोंडवाना क्रम का कोयला होता है। तो उसकी शुरुआत यहीं से है। पर्मियन युग में देखते हैं तो ये युग बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि ओर्डोविशियन था वैसे बस यहाँ पर जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट और वास्जिस पर्वत, ये 2 पर्वत हैं जिनका विकास पर्मियन युग में हुआ था। इस तरह पर्मियन युग का भी अपना एक महत्व है, वहाँ पर ये पर्वतों का विकास हुआ था। आगे चल के हम लोग आते हैं तो इस तरह से अगर हम लोग अभी तक फिलहाल देखते हैं तो एक बात 60 में देखते हैं तो क्योंकि प्री पैलियोजोइक काल में कोई युग नहीं था, 2 कल्प थे या 2 शक थे, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। आर्कियन जीवन रहित है, केवल चट्टानी हिस्से हैं यहाँ पर। और इसके बाद प्री कैम्ब्रियन काल में आरावली धार क्रम की चट्टानें हैं और गर्म सागरों में सूक्ष्म जीवों का यहाँ पर विकास होता है, परंतु यहाँ भी स्थल भाग पूरी तरह से जीव से रहित है।
कैम्ब्रियन काल में आते हैं तो कैम्ब्रियन काल में देखते हैं कि सूक्ष्म जीव एवं वनस्पतियों का विकास तो होने लगता है, लेकिन जो भी यहाँ पर जीव उत्पन्न होते हैं वो बिना रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं। समुद्र में समुद्री घासों का विकास होता है और यहाँ पर पर्वत क्रम में विंध्याचल पर्वत की उत्पत्ति यानी चट्टानों क्रम की उत्पत्ति होती है। ओर्डोविशियन काल में, चूँकि मैंने कहा था सागरी हिस्सा स्थलीय भागों के अंदर जाता हो, लगभग आधा अमेरिका यहाँ पर डूब गया था, परंतु विकास क्रम में कोई और खास विशेषता ओर्डोविशियन काल की नहीं है, क्योंकि कम समय का काल था ये। सिल्यूरियन काल में हम देखते हैं यहाँ पर बिना रीढ़ की हड्डी के जीव थे, इसलिए यहाँ पर रीढ़ की हड्डी के जीव आ जाते, इसलिए इसको एज ऑफ वर्टिब्रेंस कहा जाता है। यहाँ पर पहली बार समुद्र में मछली का विकास होता है, प्रवाल भित्तियों का विकास होता है। डियोनियन काल में जो यहाँ पर मछली थी, यहाँ पर शार्क मछली आ जाती, इसलिए इसको मत्स्य युग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 40 फुट लंबे पेड़ पौधे थे और पहली बार उभयचरों की उत्पत्ति जो है वो डियोनियन काल में होती है, लेकिन उभयचरों का जो विकास होता है वो कार्बोनिफेरस काल में होता है, इसलिए कार्बोनिफेरस काल को उभयचरों का युग के नाम से जाना जाता है। इस कार्बोनिफेरस काल में 100 फुट लंबे लंबे पेड़ पौधे होते हैं, जिन पेड़ पौधों के अंत में भ्रंश घाटी में दबने से अंततः वही कोयले में परिवर्तित होता है, तो ये कोयले का अपने आप में एक प्रकार बन के बाहर आता है। पर्मियन काल में हम लोग आगे देखेंगे तो पर्मियन काल में जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट और वाहजस पर्वत इसकी उत्पत्ति होती है। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो अभी हम लोगों ने 2 युग की बातें पढ़ी, अब 2 युग के आगे हम लोग देखते हैं द्वितीयक युग, तृतीयक युग और चतुर्थक युग। तो द्वितीयक युग में हम लोग देखें यहाँ पर तो एक ट्रियासिक एज आ रहा है, आपके सामने देख लीजिए। तो जैसे मैंने कहा कि ट्रियासिक एज आ रहा है, तो ट्रियासिक एज में यहाँ पर रेंगने वाले जीव जंतुओं का बड़े पैमाने पर विकास होता है। क्योंकि रेंगने वाले जीव जंतु यहाँ पर आ जाते हैं, तो इस क्रम में वैसे रेंगने वाले जीव जंतु पहली बार तो कार्बोनिफेरस काल में आ गए थे धरती पर, लेकिन रेंगने वाले जीव जंतुओं का जो विकास होता है वो ट्रियासिक काल में होता है, इसलिए ट्रियासिक काल को एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है, यानी रेंगने वाले जीवों का युग कहा जाता है। तो ट्रियासिक काल को एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। इसके अलावा ट्रियासिक काल में केकड़ा के साथ साथ भारत में गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो ट्रियासिक युग में आ जाती है, इसलिए ट्रियासिक युग में 3 विशेषता है। ट्रियासिक युग को पहले रेंगने वाला युग यानी कि एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। इसके अलावा ट्रियासिक युग में केकड़ा पहली बार धरती पर आता है, केकड़ा हम लोग जानते हैं उसकी उत्पत्ति ट्रियासिक युग में होती है। इसके अलावा भारत में हम चट्टानें अगर देखें तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें ट्रियासिक युग में होती हैं। अगर अभी तक हम लोग देखें भारत में हम लोगों ने 4 क्रम की चट्टानें पढ़ी, अरावली प्री कैम्ब्रियन काल, धारवाड़ प्री कैम्ब्रियन काल, विंध्यन कैम्ब्रियन काल में। इसके अलावा हम लोग यहाँ देख रहे हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ आ रही हैं, ट्रियासिक काल में। तो ट्रियासिक काल में ये 3 चीज़ें हो गई। जुरैसिक काल में देखते हैं, तो जुरैसिक काल में आगे जब हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन भी करते रहिए क्योंकि मैं यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैं केवल बोल दे रहा हूँ। तो जुरैसिक काल में हम लोग देखेंगे तो इस समय जुरैसिक काल में डायनासोर की उत्पत्ति हो गई थी, इसलिए जुरैसिक काल को हम लोग देखें तो डायनासोर का युग कहा जाता है। और अगर देखा इसको ये मेसोजोइक ईरा है यहाँ पर, तो डायनासोर की उत्पत्ति अगर ईरा में पूछे तो मेसोजोइक, युग में पूछे तो द्वितीयक युग और कल्प में पूछे तो जुरैसिक। इसके साथ साथ यहीं पर कंगारू की भी उत्पत्ति होती है, कंगारू की उत्पत्ति। इसके अलावा आर्कियोप्टेरिक्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने। आर्कियोप्टेरिक्स एक तरह से जो स्थल और वायु दोनों होता है, जो जल और थल में रह सके, लैंड और वाटर दोनों में रह सके, और ये जो है जो स्थल में और वायु में दोनों में रह सके, उसको कहा जाता है आर्कियोप्टेरिक्स। के बीच की जो कड़ी होती है पक्षी और शरीर सब के बीच की कड़ी एक जीव, उसको आर्कियोप्टेरिक्स कहा जाता है, जो कि स्थल में भी रह सकता है और वायु में रह सकता है। उसकी उत्पत्ति भी जुरैसिक काल में होती है। जुरैसिक काल 3 चीज़ों के लिए फेमस है, डायनासोर के लिए, कंगारू के लिए और आर्कियोप्टेरिक्स के लिए। आर्कियोप्टेरिक्स एक प्रकार से ये पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी है, जो कि पक्षी की वजह से उड़ भी सकती है, सिर्फ रेंगने की वजह से स्थल में भी चल सकती है। क्रिटेशियस काल में आइए हम लोग आते हैं, क्रिटेशियस काल में आते हैं। तो क्रिटेशियस काल में अगर हम लोग देखें तो इस क्रिटेशियस काल में कछुए की उत्पत्ति होती है। कछुआ जो हम लोग देखते हैं उसकी उत्पत्ति क्रिटेशियस काल में होती है। इसके अलावा क्रिटेशियस काल में अमेरिका में 2 उत्तरी अमेरिका में रॉकी और दक्षिण में इंडीज पर्वत का विकास होता है। तो दक्षिण अमेरिका में इंडीज, जो कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला, लगभग 7200 मीटर के आसपास किलोमीटर, 7200 किलोमीटर है वो आपका पर्वत है यहाँ पर। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो क्रिटेशियस युग में हम लोग रॉकी और इंडीज पर्वत की उत्पत्ति होती है। क्रिटेशियस युग में हम लोगों ने देखा कछुआ की उत्पत्ति होती है। क्रिटेशियस युग में भारत के महाराष्ट्र में बुल्ढाना एक ज़िला है, वहाँ पर ज्वालामुखी फटा था,
जिससे क्रेटर और जिससे हम लोग अगर वहाँ देखें तो एक झील है, उस झील का निर्माण हुआ वहाँ पर, उसको लोनार झील कहा जाता है। और उसके आसपास जो लावा आया, बेसाल्ट आया, ठंडा हुआ, उससे जो मिट्टी बनती है उसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। यानी भारत में काली मिट्टी का जो विकास हो क्रिटेशियस युग में फटने वाले ज्वालामुखी की वजह से होता है। तो क्रिटेशियस काल भी 3 चीज़ों के लिए फेमस है। इस तरह अगर हम लोग देखें तो ये जो द्वितीयक युग, मेसोजोइक इरा का जो द्वितीयक युग है, इसमें 3 ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस में तीनों में 3 अलग अलग विशेषताएं हैं। फिर से एक बार शार्ट में देख लेते हैं। ट्रियासिक को इसे एज ऑफ रेप्टाइल कहा जाता है। इसमें मैंने कहा था कछुए की उत्पत्ति पर, केकड़ा की उत्पत्ति पर हुई थी। और इसके साथ साथ यहाँ पर भारत की गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई गई हैं। जुरैसिक काल मैंने बता दिया आपको डायनासोर के साथ साथ कंगारू, और कंगारू के साथ साथ मैंने भी बताया था आपको क्या भाई, डायनासोर है। डायनासोर के बाद कंगारू, जुरैसिक काल में कंगारू, आर्कियोप्टेरिक्स जो कि पक्षी और सरीसृप बीच की कड़ी है, जो कि स्थल और वायु दोनों में रहता है। क्रिटेशियस काल में आते हैं तो क्रिटेशियस काल में मैंने कहा 3 इसकी विशेषता है। रॉकी और इंडीज पर्वत की उत्पत्ति, भारत के महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के लोनार झील के आसपास ज्वालामुखी का फटना, इसके साथ साथ कछुए की उत्पत्ति। आइए हम लोग आगे चलते हैं, ख़त्म होने के कगार में है, क्योंकि मैं ये सब इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो मानव की उत्पत्ति शब्द है ना, तो एक लाइन लिख जाता है कि मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुई थी। तो लोग समझ नहीं आते हैं, तो ये टर्सरी युग है और ये प्लायोसीन काल है। इसके मतलब मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुई। तो ये देखिए, ये मानव की उत्पत्ति का काल है, जो कि टर्सरी युग का प्लायोसीन काल है। तो आइए हम आते हैं सीनोजोइक इरा के टर्सरी युग में आते हैं, जिस टर्सरी युग को हम लोगों ने अलग अलग 5 कल्पों में बांट रखा है। पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। और यहीं पर हिमालय का निर्माण भी होता है। ये पूरा युग हिमालय के निर्माण का युग है। आइए पहले पेलियोसीन काल में देखते हैं। तो पेलियोसीन काल में पहली बार धरती पर स्तनधारियों का जन्म होता है। स्तनधारी जीवों का जन्म होता है। वैसे तो स्तनधारी जो है, आप पता होगा, जुरैसिक में कंगारू आ चुका था, खुद स्तनधारी था। परंतु स्तनधारियों का एक अलग समूह है जिसको प्राइमेट्स कहा जाता है। ये स्तनधारियों का एक समूह है जिसको प्राइमेट कहा जाता है। इस प्राइमेट का उदय आपका पेलियोसीन काल में आता है। वैसे तो स्तनधारी कंगारू के रूप में जुरैसिक युग में आ चुके थे, परंतु वो जंतु था, वो जीव जंतु है। लेकिन यहाँ पर मानव के रूप में, यहाँ पर प्राइमेट्स के रूप में देखते हैं। प्राइमेट्स कुछ स्तनधारियों के समूह कहा जाता है। उस प्राइमेट्स में 4 लोग शामिल हैं, 4 ये देखिए, ये 4 हैं। मानव खुद, गोरिल्ला, चिंपांजी और औरंगटन। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जहाँ है। प्राइमेट्स, इन सब के समूह को प्राइमेट्स कहा जाता है। मानव, गोरिल्ला, चिंपांजी और औरंगटन। इस तरह से मानव को हम लोग देखते हैं। तो मानव के पूर्वज को हम अगर अधिक से अधिक लेके जाएंगे तो पेलियोसीन काल में, लेकिन यहाँ पर मानव नहीं है, ये कपी के रूप में है, ध्यान दीजिएगा, एक कपी के रूप में है। ये मानव के पूर्वज के रूप में, मानव की उत्पत्ति जिसके बारे में पढ़े वो प्लायोसीन काल में आता है। यहाँ पर कपी के रूप, हमारे जो पूर्वज हैं वे उनके बारे में, जो कि कपी के रूप में, बंदरों के रूप में थे, हम लोग उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह से मानव, यानी मानव का पूर्वज, गोरिल्ला, चिंपैंजी और औरंगटन, इन सब को मिला के प्राइमेट्स कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति कब होती है? पेलियोसीन काल में होती है। उसके बाद इयोसीन काल में हम लोग देखते हैं, इयोसीन काल में ट्रांस हिमालय उदय होते हैं। जब हिमालय पढ़ेंगे तो ग्रेट हिमालय के ऊपर काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, यहाँ तक कि चीन में कुनलुन, शांति इंसान, आपका पाकिस्तान में सुलेमान, किरथर, अफगानिस्तान में हिंदुकुश, सभी पहाड़ियों की श्रेणी को मिलाकर कहा जाता है ट्रांस हिमालय। तो इस ट्रांस हिमालय का जो उदय होता है वो इयोसीन काल में होता है। इस ट्रांस हिमालय का उदय होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं ओलिगोसीन काल में, देखते हैं साइड में। ओलिगोसीन काल में बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति होती है। मायोसीन काल में मिडिल हिमालय की उत्पत्ति होती है और प्लायोसीन काल में शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति होती है। इसलिए मैंने कहा था आपसे कि जो पूरा तृतीयक युग है ये टोटल हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का युग। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति क्रम में अगर हम लोग देखेंगे तो इयोसीन काल, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, यहाँ ट्रांस हिमालय, यहाँ ग्रेट हिमालय, यहाँ मिडिल हिमालय और यहाँ पर शिवालिक।
और अंत में शिवालिक पर बाद में मिट्टियों के गाज से तथा सागर से यहाँ जो उत्पन्न होता है वो प्लीस्टोसीन काल में यहाँ पर मैदानी भागों का निर्माण होता है। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हर काल में अलग अलग, यहीं पर अगर हम लोग देखें तो ये प्लायोसीन काल में मानव को जो पूर्वज है इसको हम लोग रामापिथेकस कहते हैं, या ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वही आगे चल के आएगा तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसकी उत्पत्ति प्लायोसीन काल में हुई है। हमारा संबंध यहाँ से पढ़ने में है। अतः हमारा जो है अब अगला हिस्सा हो जाएगा पृथ्वी पर का भूगर्भिक इतिहास एवं मानव की उत्पत्ति। इस तरह से मानव की उत्पत्ति के सामने एक छोटा सा शब्द लिख दिया जाता है कि मानव की जो उत्पत्ति है वो तृतीयक युग के प्लायोसीन काल में हुए थे। काल यानी कल्प में हुए थे। इस तरह से अगर देखा जाए, इसको अगर हम लोग टाइम पीरियड देखें तो ये 7 से लेकर 6 करोड़ वर्ष पूर्व है, ये 6 से 4 करोड़ वर्ष पूर्व है, ये 4 से 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व है, ये 2.5 से 1.1 करोड़ पूर्व है, और ये 1.1 से लेकर जो है 10 लाख वर्ष पूर्व है। ये 10 लाख से लेकर, अगर ये 10 लाख से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व है, ये 10,000 से लेकर आज तक। मतलब ये टाइम पीरियड्स को हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब हम इतिहास में पढ़ेंगे तो यहीं पर एक शब्द आए, हम लोग इतिहास में जब पहला काल पढ़ेंगे उसको हम लोग पाषाण काल कहेंगे। अभी हम लोग जब पढ़ने जा रहे हैं पाषाण काल पढ़ेंगे, नहीं स्टोन एज कहेंगे। देखिएगा उसकी शुरुआत ही 5 लाख वर्ष पूर्व से होती है, और जब 5 लाख वर्ष पूर्व से होती है तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि ये जो प्लीस्टोसीन काल है ये 10 लाख से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक का इतिहास है। मतलब ये अपने आप में 9,90,000 वर्षों का इतिहास अपने आप में प्लीस्टोसीन काल लिया हुआ है। इसका मतलब समझिए बात को, ऐसा नहीं है। भारत का जो इतिहास है, भारत में जो पहली बार मानव के बारे में जानकारी मिली है वो 5 लाख वर्ष पूर्व मिली है। इसलिए भारत का जो पाषाण काल है वो 5 लाख साल पहले से शुरू होता है। यद्यपि भी एक नई खोज हुई है, महाराष्ट्र के बोरी में 14 लाख वर्ष पूर्व एक मानव कंकाल मिला है, परंतु अभी वह वर्तमान में शोध का विषय है। जब वो आ जाएगा तो हमारा पाषाण काल की जो डेट है वो 5 लाख से घटकर हो जाएगी 14 लाख हो जाएगी। वर्तमान में जो हमारा पाषाण काल है वो 5 लाख से शुरू होता है, और वह युग कौन सा है? प्लीस्टोसीन काल। मतलब पूरे धरती पर, पृथ्वी पर मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो प्लायोसीन काल में हुई है यहाँ पर। लेकिन भारत में हम लोग जब भारत के इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो भारत में पहली बार जो मानव के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो लगभग 5 लाख वर्ष पहले हैं, जो कि प्लीस्टोसीन काल के समय के हैं। इस तरह से दोनों शब्दों में अलग अलग दोनों का अर्थ होता है कि धरती पर पहली बार मानव की उत्पत्ति कब हुई, तो तृतीयक युग के प्लायोसीन काल में। भारत में सबसे प्राचीनतम मानव के अवशेष पत्थरों के साथ कहाँ पाए जाते हैं भाई? तो प्लीस्टोसीन काल तक के। अब चूँकि नई खोज अगर मिल जाएगा तो प्लीस्टोसीन काल के आगे हम लोग प्लायोसीन काल पहुंच जाएंगे, जो 14 लाख वर्ष पूर्व जो हमको मिला है, जो कि महाराष्ट्र के बोरी से मिला हुआ है। तो चलिए हम लोग अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मानव की उत्पत्ति और उसका विकास। ये हमारा पहला पोर्शन पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। हमने प्रयास किया कि बहुत कम समय में और थोड़ा सा सही ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करें। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ों को अगर आप ठीक ढंग से देखेंगे तो बड़े आसानी से इसको हम लोग अलग अलग हिस्सों में पढ़ेंगे, इसकी छोटी छोटी विशेषताओं को पढ़ेंगे, जिसमें न केवल इतिहास के, भूगोल के भी आपके सारे सवाल सही होंगे। धन्यवाद।